हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस विद असु। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 7 जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 7 है आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए मार्केट इकोनॉमी इज वन विच। तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो क्या है ये पूछ रहा है। तो मार्केट इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो बी इज द राइट आंसर। तो इसमें किसका रोल होगा? इसमें होगा प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट पर्सन्स का। ठीक है, अब इनका रोल होगा तो इसमें क्या है, लेजिस फेयर का फिनोमेना देखने को मिलेगा। और इसमें जो कंज्यूमर जो है वो सोवरेनिटी लेगी, मतलब कंज्यूमर जो है उसी पे डिपेंड करेगा मार्केट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगर टाइप ऑफ इकोनॉमी में देखते हैं हम लोग, तो टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है उनमें क्या होता है कि इकोनॉमी एक होती है कैपिटलिस्टिक होती है और एक होती है सोशलिस्टिक। तो सोशलिस्टिक में पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, और कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर का रूल होता है, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में। और अगर पूछा जाए तो ये कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दो टाइप की इकोनॉमी होगी, जिसमें कि सोशल वाले में गवर्नमेंट का रोल होगा और कैपिटलिस्टिक वाले में प्राइवेट कंपनीज का या प्राइवेट सेक्टर का। और अब इसमें अगर इंडिया की पूछी जाए तो इंडिया की कौन सी इकोनॉमी है? तो इंडिया की इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक प्लस सोशल दोनों प्रकार की है, यानी कि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन वह होता है जो इसमें होता क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? इसमें गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका क्या होता है, उनको सेल सेल किया जाता है या उन्हें परचेज किया जाता है, बेचा जाता है या खरीदा जाता है। ठीक है, तो जी सेक का सेल परचेज होता है और करता कौन है ये सेल परचेज? आरबीआई। ठीक है, लेकिन किसके बिहाफ पे? बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करता है आरबीआई। और जो कि सिक्योरिटी हैं जो जीसेक यानी कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ जो हैं, इनका सेल परचेज होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई आरबीआई, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है जो कि आरबीआई करती है गवर्नमेंट के आधार पर, गवर्नमेंट के कहने पर। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा चाहिए, मतलब रुपए की ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है, आरबीआई को देता है, आरबीआई उसे पैसे देती है। और आरबीआई कैसे बेचती है? आरबीआई बैंक्स को दे देती है ये सिक्योरिटी, और बैंक्स जो हैं वो लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो लोगों से बैंक पैसा लेगी और बैंक से आरबीआई और आरबीआई से गवर्नमेंट, ऐसे पैसा आ जाता है गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, और जब होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले पेपर वापस करके वो उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। और आरबीआई के बारे में अगर पता है, आर्मी के बारे में हम काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, बाकी ओरली बता दे रहा हूँ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और आरबीआई जो है हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा बना था 1926 में। और आरबीआई का जो वो है हेडक्वार्टर पहले वेस्ट बंगाल में था। 1937 में ये मुंबई में शिफ्ट हो गया। आरबीआई का लोगो है टाइगर अंडर पाम ट्री। और आरबीआई, आप देखो, गवर्नमेंट को जब ज़रूरत हुई पैसे की तो क्या आरबीआई से लिए ना, तो तभी तो आरबीआई का नाम और क्या है? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, और इसे बैंकर्स बैंक, क्योंकि बैंक भी इसी से पैसे लेते हैं ना, तो इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, बैंकर्स बैंक। ठीक है, ये आरबीआई के बारे में 2 पॉइंट। और आरबीआई को सेंट्रल बैंक है अपना आरबीआई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ये बना था। ठीक है, तो ये हो गया
आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज, मतलब कि जो प्रारूप समिति थी, यानी कि संविधान सभा की प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये थे उसके चेयरमैन। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करें तो इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से एक तो वही थे, मतलब चेयरमैन प्लस 6 मेंबर और थे। अब 6 जो मेंबर हैं वो कौन कौन से थे? एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर अयंगर ठीक है, एक थे मोहम्मद सदाउल्लाह, एक थे अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, और एक थे के एम मुंशी जी, 4। और 2 थे, एक बी एल मित्तल और एक डॉक्टर डी पी खेतान। ठीक है, तो ये 6 मेंबर और थे, मतलब कि टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है वो 7 मेंबर थे, जिसमें कि एक तो चेयरमैन मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उसके बाद ये एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदाउल्लाह, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, बी एल मित्तल, डॉक्टर डी पी खेतान। ठीक है, और जो बी एल मित्तल थे, इन्हें रिप्लेस किसने किया था? ये माधव राव ने, मतलब कि बाद में इनकी जगह पे ये आ गए थे, माधव राव ने, और डॉक्टर डी पी केतन जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी, उनको टी टी कृष्णमाचारी इनने रिप्लेस किया था। तो ये 2 मेंबर हैं जो वो रिप्लेस कर दिए गए थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात की जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो कब आई थी? 29 अगस्त 1947 में जो है वो आई थी। तो ये हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। और अगर बी आर अम्बेडकर के बारे में और देखते हैं चीज़ें, तो इन्होंने क्या किया था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसे कहा था? ये आर्टिकल जो है 32 के बारे में इन्होंने कहा था। और के एम मुंशी जो हैं, के एम मुंशी ने क्या कहा था? के एम मुंशी ने जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को कहा था पॉलिटिकल 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 हॉरोस्कोप। ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप जो है वो प्रेमबल को कहा था, किसने? के एम मुंशी जी ने। और अगर प्रेमबल की बात करें तो प्रेमबल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सोल किसने कहा था? प्रेमबल को। प्रस्तावना को कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, और प्रेमबल ही को अगर आइडेंटिटी कार्ड एन के पालकी वाला ने क्या कहा था? प्रेमबल को आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, और प्रेमबल जो क्या है? भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि पूरा जो संविधान है उसकी एक प्रीफेस, मतलब कि पूरी समरी उसमें पता चल जाती है। देखते हैं, और कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज लेड बाई, जो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, जो संविधान को बनाने के लिए, तो वो उसको हेड किसने किया था? ये पूछ रहा है। 1946 में कैबिनेट मिशन को नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और पैथिक लॉरेंस ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और इनके साथ में 2 मेंबर और थे इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में, जो कि 1946 में आया था। इसमें 2 मेंबर थे, एक थे ए बी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, और स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करें तो ये वही है जिसने जो 1947 में क्रिप्स मिशन आया था, वो वाले क्रिप्स प्रपोजल आया था ना।
ठीक है, ये आया था। और जो लॉर्ड लिनलिथगो की अगर बात की जाए तो लॉर्ड लिनलिथगो जो वो ही हैं जिसके समय में 1940 में क्या आया था, अगस्त ऑफर, जिसमें सबसे पहले संविधान बनाने की मांग अंग्रेजों ने मानी थी। ठीक, अगस्त ऑफर ये। और माउंटबेटन की अगर बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान दिया था जो आज़ादी के लिए, 3 जून प्लान। ठीक है, 3 जून प्लान दिया था इन्होंने, किसने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और ये जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं और लास्ट भी गवर्नर जनरल हैं, जो कि जो स्वतंत्र भारत के नहीं थे वो भी लास्ट हैं, और स्वतंत्र भारत जब हुआ उसके बाद पहले गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश थे वो ये थे, और बाकी पहले राजगोपालाचारी जी थे। भारतीय अगर पूछा जाए, ब्रिटिश वाले स्वतंत्र भारत के कौन है, ये लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने 3 जून का प्लान दिया था, और इस प्लान के अंतर्गत भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में होनी थी। ठीक है, इसी से भारत आज़ाद हुआ था। तो 3 जून प्लान, इसे डिकी बर्डवी प्लान कहते हैं या बल्कान प्लान भी कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज ए सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस। सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये चीज़ पूछा गया, सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब क्या होगा, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी और ये सूर्य है, तो सूर्य पे ग्रहण लगना है। तो सूर्य पे ग्रहण लगने के लिए क्या होगा कि जब चंद्रमा जो है बीच में, जो है चंद्रमा जब आ जाता है तो क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण। तो व्हेन द मून बिटवीन द सन एंड अर्थ, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लग जाता है, चंद्र ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूरज के बीच में। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि जब टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब कि जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें क्या होता है कि जो धरती पे जो वो पड़ता है शैडो चंद्रमा का, वो फुल पड़ता है ना। जैसे कि ये है जो यहाँ पे गया और ये यहाँ पे। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो ये जो है ना, यहाँ पे पूरा चंद्रमा का शैडो पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंबरा। इसे कहते हैं क्या, अंबरा। ठीक है, और फिर अगर हाफ शैडो पड़ेगा तो क्या होगा, हाफ शैडो पड़ेगा तो इस रीजन को क्या कहेंगे, पेनम्बरा। जब धरती पे चंद्रमा का हाफ शैडो पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, पार्शियल शैडो जिसे कहते हैं उसे कहेंगे पेनम्बरा, पेनम्बरा। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, ये है सन, ये अर्थ और ये मून। तो मून बीच में आ गया तो क्या होगा, सोलर, ये क्या हो गया, ये सोलर इक्लिप्स हो गया। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, पृथ्वी से जो है जोन सी लेयर देती है। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उस टाइम पे क्या है, सूरज को देखेंगे हम लोग तो क्या इतना पार्ट दिखेगा, इतने पे क्या ये शेडो पड़ेगी ना पूरे पे। तो ये जो किनारी वाला पार्ट है इस पे तो शेडो आ गई है चंद्रमा की, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा ये वाला पार्ट पूरा। और जो किनारी वाली पार्ट है वो चमकेगा, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। तो सूर्य जब टोटल सोलर इक्लिप्स पड़ता है तो जो लेयर दिखाई देती है सूर्य की उसे कोरोना कहते हैं। ठीक है, और पार्शियल शैडो अगर उस पर पड़ेगा पृथ्वी पे तो उसे पेनम्बरा कहेंगे, और फुल शैडो अगर पड़ेगा तो अम्बरा। ये पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। अब यहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा, चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि जैसे कि ये है मून, ये मान लो ये मून है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पृथ्वी, और यहाँ आ जाएगा सन। तो जब क्या हुआ, जब चंद्रमा यानी कि मून, मून और उसके बाद ये सन है और ये है अर्थ है। तो जब मून और सन के बीच में जब अर्थ आ जाएगी यानी कि पृथ्वी आ जाएगी तो क्या, चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स जो है पड़ेगा।
ठीक, तो सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के, तो लूनर इक्लिप्स। तो सी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद देखते हैं द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स। जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो किसे कनेक्ट करती है, कनेक्ट होता है। तो जल संधियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले जल संधियाँ क्या होती हैं? जल संधियों के बारे में अगर हम लोग देखें, स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। तो जल संधि का काम होता है दो वाटर बॉडी को, दो जल राशियों को, जल राशियों को जोड़ना, ठीक है। या सेकंड काम क्या होता है, दो स्थल खंडों को अलग करना, अलग करना। ये क्या है? ये जलडमरू मध्य या स्ट्रेट का काम होता है, ठीक है। स्ट्रेट या जलडमरू मध्य का काम यह होता है। जैसे कि मान लो ये कोई लैंड वाला पार्ट है, ये, और लैंड वाला दूसरा पार्ट है। तो बीच में क्या है? बीच में ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है? जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट। इधर कोई बड़ी वाटर बॉडी होगी, इधर कोई बड़ी वाटर बॉडी होगी, तो ये क्या है? जल डमरू मध्य, ठीक है। क्योंकि ये इस टाइप का रहता है ना। अब इसका शेप देखो कैसा हो गया। अगर इसमें एक पार्सली ये हम लोग खींचे तो इस टाइप का शेप हो गया ना, तो डमरू के, तभी इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ए, ये स्टेट के बारे में पता चलिए। अब जिब्राल्टर स्टेट किसे कनेक्ट करता है? जब जिब्राल्टर स्टेट जो है वो करता है ये सी, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जो है वो कनेक्ट करता है। क्योंकि ये कहाँ पे है? अगर देखा जाए तो ये क्या है? पुर्तगाल, ठीक है। ऊपर ये मान लो ये किसका मैप है? मैप ही दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकंड को ना। हम्म, तो इसमें ये है जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि, जो यूरोप और, हाँ, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो वाला पार्ट है, अरे ये जो पार्ट है ना, ये, तो ये क्या है? इस जगह पे है जिब्राल्टर जल संधि, मानी यानी कि ये स्पेन वाला पार्ट है, यानी कि ये यूरोप वाला पार्ट है, और ये अफ्रीका वाला, अफ्रीका का पार्ट है। तो अगर ये कहें कि स्पेन या मोरक्को को अलग करती है, या कनेक्ट किसे करती है, इसे तो अलग कर दिया, ये स्थल खंड है, और कनेक्ट किसे कर दिया, ये क्या है? मेडिटेरियन सी, ये पूरा क्या है? मेडिटेरियन सी है। और इस साइड ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये हो गया ये दो चीज़। अब इसके बाद अगर और चीज़ें देखें, इस साइड तो ये जिब्राल्टर जल संधि हो गई। अगर इस साइड अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये ये वाला पार्ट, तो ये क्या है? मेडिटेरियन सी है ये पूरा। मेडिटेरियन सी यानी कि इक्वेटर पे है, इसी वजह से मेडिटेरियन सी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर है ना इसका नाम। और भूमध्य सागर मतलब कि एक इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, तो उसी पे पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? मेडिटेरियन सी। ये धरती के बीचों बीच है, इस वजह से। और अगर यहाँ पे देखें तो रेड सी है, जो यहाँ पे रेड सी से ये स्वेज कैनाल से भी कनेक्ट होता है, रेड सी से स्वेज कैनाल में भी कनेक्ट होता है ये। और अगर देखा जाए यहाँ ऊपर ये हो गया, और इधर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट से होता हुआ, कर्च स्टेट होता हुआ यहाँ पे भी कनेक्ट होता है। तो ये इसकी कितनी, तीनों तरफ की ये बाउंड्रियाँ हैं जहाँ पे ये मेडिटेरियन सी जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो गया अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी, या कहें यहाँ पे, या अगर ये भी कह सकते हैं जिब्राल्टर जो है इन्हें तो अलग कर दिया, और कनेक्ट किन्हें कर दिया? कनेक्ट किसे करेगा? कनेक्ट करेगा स्पेन को, वो मतलब अलग किसे करेगा? कनेक्ट तो ये हो ही गए दोनों ओशियन। ये अलग, डिस्कनेक्ट स्पेन, स्पेन को मोरक्को से, मोरक्को से, ठीक है। मोरक्को की राजधानी रवा स्पेन की मैड्रिड।
ठीक है, पुर्तगाल की लिस्बन। देखते हैं द मेन पर्पज ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल इज, मतलब कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका जो मेन पर्पस क्या होता है, तो उनका मेन पर्पस होता है, वाइट ब्लड सेल का मतलब होता है कि टू कॉम्बैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि बी इज द राइट आंसर, बी जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना, और इसके बाद और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन आती है तो क्या एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ती है, मतलब कि WBC की संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और WBC की वैसे जनरली संख्या 4000 टू 7000 होती है, अगर ये बढ़ने लगी मतलब कि बॉडी में इन्फेक्शन आया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 1 से 2 दिन होता है, 1 to 2 डे होता है। और WBC जो है इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है पाया जाता है WBC में। और WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक, WBC में ल्यूकोसाइट कहते हैं। और एड्स जो डिजीज है, एड्स, एड्स मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका वायरस कौन सा होता है, HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये इसमें क्या होता है, ये WBC की T सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। और WBC जो है, WBC के बारे में अगर और देखें तो WBC जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रेनुलेट, ग्रेनुलोसाइट, 2 प्रकार के होते हैं ना, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट। तो अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो उसमें मोनोसाइट और बेसोफिल होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट में देखते हैं तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया WBC के बारे में। और बाकी अगर ये जो RBC WBC हैं ये सारे 45% में पाए जाते हैं, यानी कि जब हम लोग ब्लड का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्लड का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ब्लड में 55% जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और 45% होता है, 45% होता है ब्लड कार, मतलब कि ब्लड सेल्स होती हैं। और ब्लड सेल में 3 होते हैं, एक तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसमें RBC अगर बात करें तो RBC में ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका कार्यकाल होता है 120 डेज। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। और RBC वो 2 प्रजातियां हैं जिनमें कि RBC में न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एक लामा और एक कैमल। इनमें क्या होता है, इनके RBC जो होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेयर वेयर द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड इज टोटली absent। तो इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी जहाँ पूरी तरह से अनुपस्थित होती है, मतलब कि तापमान में कमी नहीं होती ऊपर जाने पे, तो वो कौन सी लेयर है, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ही है समताप, मतलब कि इसमें टेम्परेचर जो है वो नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर देखेंगे, सबसे पहले तो कौन सी लेयर देखेगी, ट्रोपोपास, मतलब कि ट्रोपोस्फीयर। ठीक, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक, ये लेयर है। तो ट्रोपोस्फीयर जिसमें कि क्या होता है, वेदर फेनोमेना, जो वेदर हो है ना उनमें रेन, ये सारा कुछ किसमें होता है, वेदर, मतलब कि ट्रोपो लेयर में। ट्रोपो के ऊपर होता है ट्रोपोपास, ट्रोपोपास, ट्रोपोपास। ठीक है, और ट्रोपोपास में नॉर्मल लैप्स रेट भी दिखता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे क्या होता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ये होता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। और स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर जेट प्लेन चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान सेम रहता है, और यहाँ पे कोई बारिश वारिश कुछ नहीं होती, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में ये सारे फिनोमेना होते हैं। मीजोस्फीयर मध्यमंडल होता है। और आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर जो कि ठंडा, सबसे ठंडा कौन सा मंडल है, मीजोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो सबसे गर्म है। ठीक, एक्सोस्फीयर मतलब आउट, ये ब्लैक कलर मतलब बाह्य मंडल होता है। तो ये हो गया ये हो गया एटमॉस्फेरिक लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं हिल स्टेशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी। जो हिल स्टेशन है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या होगा, हिल स्टेशन मतलब कि ऊंचाई पे, तो उसमें क्या होगा हमेशा लेस देन द लेस देन दैट द सी लेवल, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। ऊपर जाने पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम, मतलब कि वायु का दबाव कम रहता है, नीचे पे ज़्यादा रहता है। जब ग्राउंड पर आएंगे, सी लेवल पर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऊपर जाने पे ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा पानी। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होने लगेगा, क्योंकि आसपास का जो है प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये बर्तन है यहाँ पे, कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे, तो यहाँ पे ये यहाँ तक पानी भरा है, ठीक, फुल। यहाँ पे हमने कोई वो दी है, ठीक है, यहाँ पे आग जलाई, तो क्या हुआ, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने लगा, बॉइलिंग होने लगी, क्योंकि इसके जो ऊपर प्रेशर है ना, इसके ऊपर जो हवाओं का प्रेशर है वो ज़्यादा है। और फिर अगर ऊपर ये ले गए तो क्या हुआ, हवाओं का जो प्रेशर है वो कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हवाओं का प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पे जलाने पे क्या हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है तो जल्दी से उबल जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉइलिंग जो है वो चालू होने लगी। लेकिन खाना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो 10 मिनट में बनता है, लेकिन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो टाइम ज़्यादा लग जाए, तो खाना बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तभी ये होता है कि जब पहाड़ों पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ पकती देर में है, क्यों, क्योंकि यही चीज़ है कि वहाँ पे बॉइलिंग तो स्टार्ट हो गई 90 ही पे, लेकिन खाना बनने का 100 डिग्री पे 10 मिनट टाइम था, तो 90 डिग्री पे तो ज़्यादा होगा ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी सत्याग्रह मीन्ड अटैचमेंट टू द फॉलोइंग एलिमेंट। सत्याग्रह का मतलब क्या है, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब बी इज द राइट आंसर। सत्य और अहिंसा जो है सत्याग्रह का जो है मतलब है। और गांधी जी जो है, गांधी जी के बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि इन्होंने पहला जो है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, और पहला सत्याग्रह कब किया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसे कितने राजकुमार शुक्ला जो है वो बुलाने ले आए थे। और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिफर्स टू, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो रेशियो ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी नहीं, नंबर ऑफ द पर्सन, बी इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग इन द स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसी क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर देखा जाए तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और और देखा जाए अगर कोई अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000, उसे अर्बन एरिया कहने के लिए। और इसकी जो 75% जो 5000 अगर है मिनिमम मानना है, तो उसका 75% नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो है वो काम करता होना चाहिए आदमी, तब होता है ये क्या, अर्बन कोई एरिया को घोषित किया जाता है, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री इज द दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो हमारा रिसर्च स्टेशन है। तो अनमेंड लोकेटेड इन द अनमेंड स्टेशन लोकेटेड इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है वो हम लोगों का रिसर्च स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और एक है भारती और एक है मैत्री, मैत्री और भारती भी दो और रिसर्च स्टेशन है। भारती भारती और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये क्या है, रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। यहाँ पे कोई मेन मतलब नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है रिसर्च के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन मतलब कि यहाँ पे ये उगते सूरज के देश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न पोर्शन में है। मतलब कि क्या है, सन राइजेज इन सन ऑलवेज रिमेन्स इन द
ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई थ्रू आउट द डे। जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इस वजह से यहाँ पे अर्लीस्ट सनराइज होता है। और जापान के बारे में अगर देखते हैं, जापान जो है वो सबसे ईस्ट में है, और भारत में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगेगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 घंटे का जो टाइम डिफरेंस तभी होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में लैटिट्यूड का डिफरेंस है। ओके, और जापान की बात करें तो जापान जो है 4 बड़े महाद्वीपों से मिलकर बना है, क्योंकि आइलैंड कंट्री है। होकोडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है, 4 बड़े मेजर आइलैंड हैं जिससे मिलके क्या बना है, जापान बना है, ठीक है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। ओके, और अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे जल्दी सनराइज होगा। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन अगर पूछा जाए, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो वो नॉर्वे है। मिडनाइट, तो ये नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, जहाँ पे पीस प्राइज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाई। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। ये कौन सी सिचुएशन से करेक्टराइज की जाती है, मतलब कि ये क्या है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, टू मच मनी चेजिंग द टू फ्यू मनी, टू मैनी पीपल चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मैनी पीपल चेजिंग टू लिटिल गुड। टू मच मनी, ए इज द राइट आंसर, मतलब कि टू मच मनी है चेजिंग द टू फ्यू गुड्स। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और इसका टारगेट कितना है, आरबीआई ने कितना टारगेट दिया है, ये 2 ± 6, मतलब कि इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। महंगाई जो है अगर 6% से ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब कि आरबीआई जो है वो कुछ ना कुछ इसमें पॉलिसी लाएगा। अब पॉलिसी क्या लाएगा, आरबीआई लाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देखती है कि भारत में इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई कितनी है। अगर महंगाई 6% से ज़्यादा हुई तो उसमें मीजर लेगा, क्या करेगा वो, रेपो रेट जो है और बैंक रेट है, और सैचुरेटी लिक्विडिटी रेशियो है, और सीआरआर है। इनके रेट क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, अगर महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो क्या करेगा, इनके रेट को कंट्रोल करने के लिए इनके मीजर यूज करता है। तो इन्फ्लेशन में होता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, पैसे जो है वो ज़्यादा हैं, रुपए ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे, जैसे हम लोगों पे रुपए ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे, डिमांड जो है वो ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, मतलब कि जो क्या है, जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जब डिमांड ज़्यादा करेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी और महंगाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अब इसे अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई जो है वो क्या करेगा, आरबीआई करेगा इन रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इन्हें बढ़ा देगा। जैसे क्या कहेंगे, डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। डियर मनी पॉलिसी की जो पॉलिसी है वो क्या करेगा, वो लागू करेगा, डियर मनी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, ठीक। और जब अगर महंगाई कम है तो इन्हें घटा देगा, अब इन्हें बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट है, जो रेट इनके बढ़ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो है लोगों पे पैसों की कमी हो जाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये जो इन्फ्लेशन कम करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जिनमें जो मतलब कि जिस पे टैक्स लगाए वो डायरेक्ट वही पे करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सिंपल, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्ट नहीं किसी पे लगता है, वो इनडायरेक्टली वो पे करता है, जैसे कि जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज पब्लिश्ड बाय द साउथ फ्रॉम द स्टे इन द साउथ अफ्रीका, मतलब कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने कौन सा पेपर जो है वो लिखा था, तो साउथ अफ्रीका से लिखा था इंडियन ओपिनियन। बाकी यंग इंडिया भी है, नवजीवन उन्हीं का है, ठीक है। हरिजन भी है, हरिजन। और गांधी जी ने एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी 1932 में
लॉन्च की थी। टचेबिलिटी लीग भी 1932 में लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो जय सिंह जो कमांडर था औरंगजेब का और शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। उसमें क्या था, पुरंदर का किला जो है वो उन्हें देना पड़ा था मुगल शासन को। ठीक है, औरंगजेब को मतलब कि, और ये भी हुआ था कि शिवाजी को मिलने जाना पड़ेगा आगरा। कहाँ पे, ये औरंगजेब के पास। औरंगजेब जिसे अलमगीर कहते हैं, आलमगीर की मतलब कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, मतलब कि आलमगीर मतलब कि जो कॉन्कर किया है अपने दुश्मन पे, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, मतलब आलमगीर की। ओके, और उसके बाद तो इसका आंसर हो गया टू सो द सीड कंटेन द बिटवीन द शिवाजी एंड द सुल्तान ऑफ द बीजा। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग मोहनजोदाड़ो जो है, मैच द फॉलोइंग बताना है। तो इसमें मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था, द ग्रेट बाथ। ठीक है, हड़प्पा में हड़प्पा में जो है ग्रेनरी मिली थी, ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा में, और कालीबंगन में प्लो फील्ड और लोथल में पोर्ट। तो इसका A4B1C3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, और हड़प्पा की अगर बात करें, मोहनजोदारो को क्या कहते हैं, ओएसिस ऑफ द, मतलब कि मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है, और ऐसे उपजाऊ भूमि कहते हैं, उपजाऊ भूमि। ठीक है, और हड़प्पा पहली साइट थी। कालीबंगन में काली बेंगल भी मिली थी। ठीक, काली बेंगल। और लोथल में ट्रेड ट्रेड सील्स मिली थी। फिश की बात करें, वो विच ऑफ द फॉलोइंग फिश, इनमें से कौन सी फिश है, मतलब मछली कौन सी है। तो फिश, फिश जो है, फिश को क्या कहते हैं, फिश की स्टडी कहते हैं इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी। और फिश के लिए हुआ था ब्लू रेवोल्यूशन। और जो जेली फिश है, ये फिश नहीं है, ये क्या है, नाइडेरिया है, नाइडेरिया। और झींगा मछली क्या है, अर्थ्रोपोड, अर्थ्रो सैल्मन फिश है, मतलब सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो सही उत्तर है, सी। वेल क्या है, वेल एक मैमल है। और ये हो गया, और इसके कल्चर, फिश पालने का जो क्या कहते हैं, फिशी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विनेगर क्या है। विनेगर है डाइल्यूटेड फॉर्मिक एसिड, नहीं, डाइल्यूटेड एस्टिक एसिड, मतलब कि एस्टिक एसिड का मतलब कि मेथनोइक एसिड, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड SCOOH, जो एंट हैं जो उनके उसमें पाया जाता है, डंक में। विनेगर मतलब कि ये डाइल्यूटेड एस्टिक एसिड होता है जिसे विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेड फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था। रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि कहाँ पे, दिल्ली में। और रेड शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनाई थी, कहाँ पे, मोती मस्जिद, वो कहाँ पे, आगरा में। और जो है शाहजहाँ ने क्या ताजमहल बनाया था अपनी अपनी बेगम अर्जुन मानो बेगम या मुमताज महल के लिए, ताजमहल। ठीक है, और शाहजहाँ की जो पीरियड है उसे कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, और बाबर की बात करें तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझे के बाबरी लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में, टर्किश। ठीक है, और औरंगजेब जो है, औरंगजेब जो कि 1707 में मृत्यु हो गई, इसके बाद क्या हुआ, मुगल शासन का पतन स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इनकी डेक्कन पॉलिसी जो है, डेक्कन पॉलिसी यानी कि साउथ इंडिया की पॉलिसी अच्छी नहीं थी। ओके, और इन्हें अलमगीर भी कहा जाता है, औरंगजेब को। नेक्स्ट देते हैं, और इन्होंने बहुत से काम हैं जो बंद करवा दिए, जैसे झरोखा दर्शन बंद करवा दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस ये हो गया हम लोगों का सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।
फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत ही अच्छे अच्छे मैं वीडियो बनाऊंगा फिर।